नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के बेस्ड यूट्यूब चैनल पे। लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आज हमें देखने को मिल रहा है। बात करें यदि आज के उन सभी आर्टिकल्स की जिन पे हमें डिस्कशन करना है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सभी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित है। उसके बाद एडिटोरियल पेज का एक प्रमुख आर्टिकल जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस, उस पर हम लोग उसके सभी बेसिक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। बात करेंगे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, जितने लोग मतलब कि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और वो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है, उसको हम जानेंगे। वो क्या है, टर्मिनल डिक्लाइन क्या है, ये भी एडिटोरियल पेज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एक प्रकार से कहें तो आईआर के अकॉर्डिंग यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि अपने आप में काफ़ी वेब सीरीज के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस वक्त, उस पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आई हुई है। उसके बाद एरो कंपोनेंट जो है कि भारत के संबंधित हैं, भारत के इंटरनल अफेयर से संबंधित है, इसको हम लोग जानेंगे। वर्ल्ड वाइड पे कुछ न्यूज आई हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हिजाब और एनएलडी की बात करें तो ये दोनों आर्टिकल जो हैं हमारे विश्व पटल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फाइनली हम सभी देखेंगे द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को और देखते हैं पहले आर्टिकल को। तो ये रहा आपका द हिंदू न्यूज़पेपर। और रहे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैंने कल भी बताया था कि हर दिन अब ये न्यूज़ में बना रहेगा, जिसमें पहली जो आर्टिकल है उसमें फार्मर रोड ब्लॉकेड टुडे टू एक्सक्लूड दिल्ली उत्तराखंड यूपी। तो ये अपने आप में इंफॉर्मेशन है कि हम जानते हैं कि 6 फरवरी को जो कि फार्मर्स क्या करने वाले थे, एक प्रकार से आंदोलन करने वाले थे, रोड को ब्लॉक करने वाले थे। उसी संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली है, उत्तराखंड और जो यूपी, इनमें ये किसी प्रकार का मतलब कि ब्लॉकेड आज नहीं करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते रहिए। बात करें यदि नेक्स्ट न्यूज़ की, तो इस न्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट रेडी टू गिव यूपीएससी एस्पिरेंट अनदर चांस। तो जो गवर्नमेंट है वो रेडी है, तैयार है क्या गिव देने के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट को अनदर चांस। तो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना हो सकती है, जिसमें ये लिखा गया है गवर्नमेंट पूरी तरह तैयार है किसके लिए, कि वो जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको एक दूसरा चांस देने के लिए। अर्थात द यूनियन गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे इन्फॉर्म द Supreme Court that it is agreeable to giving UPSC aspirant who have exhausted their chance in the last October 4 preliminary exam but are not age barred another crack at the exam this year। तो ये बातें देखिए, जितने लोगों का जो लास्ट अटैम्प्ट था, ये क्या था, जो पिछले साल अगर बात करें तो 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुए, लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सूचना हो सकती है कि उनको एक अनदर चांस फिर मिलेगा। इस पे गवर्नमेंट पूरी तरह सहमत हो चुकी है। अब देखिए, जितने एस्पिरेंट जैसे पहला चांस जिसका रहा होगा, जिसका दूसरा चांस रहा होगा, तीसरा चांस, उनको इसमें किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन जितने लोगों का लास्ट चांस था, जिनको लग रहा था कि कोविड-19 का लोग पेपर भी नहीं देने जा पाए और उनका लास्ट चांस भी था, तो उनके लिए एक अनदर चांस भी मिल रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमको बता रही है इस पूरे आर्टिकल में। बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल, तो इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि न्यू क्वेश्चन, जो कि एडिटोरियल पेज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और उसमें लिखा है कि नए प्रश्न जैसे कि आईसीएमआर सीरोलॉजिकल सर्वे फाइंडिंग में है रिलेवेंस फॉर मॉडिफाइंग वैक्सीनेशन पॉलिसी। तो देखिए, इस पे कल भी आर्टिकल आए थे, आज भी आए थे, जिसमें लिखा गया है कि द रिजल्ट ऑफ द आईसीएमआर थर्ड सीरोलॉजिकल सर्वे टू सर्टेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 सो दैट नियरली 1 in 5 इंडियंस अबाउट 217 मिलियंस हैव बीन इन्फेक्टेड। तो ये न्यूज कल भी आई थी और हमने कल भी डिस्कस किया था, जिसमें लिखा था कि जो इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 270 मिलियन लोग, यानी कि लगभग 27 करोड़ लोग क्या हुए थे, कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुके थे। अर्थात हर 5 में से एक व्यक्ति, यानी कि नियरली 1 in 5 इंडियंस, हर 5 में से एक पर्सन जो है कोविड-19 यानी SARS-CoV-2 जो कोरोना वायरस है, इससे वो ग्रसित हो चुके थे। और वे ऑलरेडी, ये जो न्यूज है पिछले दिसंबर की ही अगर बात करें तो पिछले दिसंबर में लगभग 5 में से एक लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो इसके लिए बातें मतलब ये सर्वे जो प्रोवाइड किया गया वो है आईसीएमआर द्वारा, जो सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ था, इसमें ये पाया गया। तो जो लोग अगर ठीक हो गए होंगे तो उनके अंदर वो इम्यूनिटी सिस्टम भी डेवलप हो चुकी होगी। अब वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में वैक्सीनेशन पॉलिसी ज़बरदस्त चल रही है, सबको वैक्सीनाइज किया जा रहा है और पूरे देश में वैक्सीन का लगाने की प्रोसेस चल रहे हैं लगातार। तो यही मतलब कि इस पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है और भी अंदर बातों का उल्लेख इस पूरे आर्टिकल में है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि वैक्सीन जो पॉलिसी है, जैसे वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है, उसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि द सर्वे इज डिजाइंड इन अ वे टू सिंपल मोर विलेज दैट अर्बन पॉकेट मीन दैट दे बी गिवन वैक्सीन अर्लियर। यानी कि
दोनों चाहे अर्बन हो चाहे विलेज हो, इन दोनों क्षेत्रों में क्या होनी चाहिए, बेसिकली जो वैक्सीनेशन पॉलिसी समान रूप से होनी चाहिए। अब देखिए, और दूसरी बात और भी कह रहा है कि क्वेश्चन आर नो डाउट ऑलरेडी ऑन द माइंड ऑफ स्पेशलिस्ट रिसर्चर, बट अलॉन्गसाइड द वैक्सीनेशन ड्राइव द एससीएमआर एंड द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी मस्ट कोऑर्डिनेट with the broader spectrum of specialist investigate question that can be used to guide the modified vaccine policy। तो जो वैक्सीन पॉलिसी है उसको मॉडिफाई करते हुए, और बात करें गवर्नमेंट की और आईसीएमआर की, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च है और जो गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट, उन दोनों को इस हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने में, यानी कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो प्रोवाइड कराने में एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो ये रहे इस आर्टिकल से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की, तो इसमें लिखा जम्मू कश्मीर रिस्टोर 4G मोबाइल इंटरनेट। तो सॉरी, जम्मू कश्मीर में फिर से 4G मोबाइल इंटरनेट क्या कर दिया गया है, रिस्टोर कर दिया गया है। तो इसमें आप रीड कर सकते हैं कि द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फ्राइडे रिस्टोर द हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट विच वाज कट सिंस अगस्त 5, 2019 व्हेन द सेंटर एंडेड इट्स स्पेशल स्टेट। तो हम जानते हैं कि 5 अगस्त यानी कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, अर्थात जो 370 जो वहाँ की जो धारा थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उसको बांट दिया गया। तो इसी कारण वहाँ पे जो भी डिस्प्यूट हो रहे थे उसी संदर्भित वहाँ पे जो हाई स्पीड जो नेटवर्क सिस्टम था उसको अब तक क्या किया गया था, रिस्टोर नहीं किया गया था, उसको मतलब बंद किया गया हुआ था। मतलब 4G नेटवर्क वहाँ की जो अवेलेबिलिटी थी 4G नेटवर्क की वो रोक दी गई थी। लेकिन अब बता दें, जम्मू कश्मीर जो हाई स्पीड यानी कि जो 4G मोबाइल नेटवर्क है उसको फिर से क्या कर दिया गया है, रिस्टोर कर दिया गया है। यहाँ देखते हैं और बात करते हैं अगले आर्टिकल की। तो इसमें लिखा हुआ है कि टर्मिनल डिक्लाइन मतलब इंडिया एंड जापान आर कम इम्पोर्टेंट डोनर एंड श्रीलंका मस्ट ट्राई टू सेल्वेज द ECT डील। सेल्वेज मीन्स होता है आपका निस्तारण या हल निकालना किसी भी चीज़ का। जो ECT डील थी यानी कि ईस्ट कोस्ट जो टर्मिनल था, ये जो डील हुई थी कि भारत और जापान मिल के क्या बनाएंगे, श्रीलंका में ईस्ट कोस्ट टर्मिनल बनाएंगे, वहाँ पे मतलब पोर्ट बनाने की बातें चल रही थी। लेकिन पिछले ही दिनों जो श्रीलंका है वो कहा है कि अब हम इसको खुद बनाएंगे। इसमें आप मतलब ये जो डील थी उसको मतलब एक प्रकार से कहें तो उसको पेंडिंग में डाल दिया गया, फिर कैंसिल करने का प्रोसेस चल रहा है। इसी संदर्भित जो दोनों देश हैं मतलब कि इंडिया और जापान, ये काफ़ी मतलब उनके लिए ये चीज़ मतलब कि अधिक कंसर्नेबल बातें हो सकती हैं, चिंताजनक बातें हो सकती हैं। तो इसी में लिखा है द राजपक्षा गवर्नमेंट डिसीजन टू ओवरटर्न श्रीलंका ट्रिपैट्रिट एग्रीमेंट टू डेवलप कोलंबो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, यानी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो डेवलप करने के प्रोसेस चल रहे थे। और ये ट्राई एग्रीमेंट था जिसको सेटबैक टू इंडिया एंड जापान, जो कि फिर से इंडिया और जापान उसको बनाने वाले थे, लेकिन क्या कर दिया गया, उसको सेटबैक कर दिया गया। तो प्रोजेक्ट वर्थ एस्टिमेटेड ₹500 बिलियन एंड टू $700 मिलियन, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कास्ट था वो 500 से 700 मिलियन डॉलर के नियर अबाउट था। यानी कि 500 से 700 मिलियन डॉलर तक इसका जो पूरा कास्ट था, इसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो ये अपने यहाँ में काफ़ी गड़बड़ मतलब कि हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया और जापान दोनों क्वाड के भी मेंबर हैं। इंडिया और जापान दोनों क्वाड के भी मेंबर है। तो इसलिए अब ECT ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकल बातें भी इंडिया और जापान के लिए होती थी, क्योंकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो भी श्रीलंका में काफ़ी बढ़ रहा है, वो वहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। और ये ECT का जो इशू आया, इसके लिए भी मतलब कि इंडिया और जापान को फिर से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं काफ़ी मतलब कि अजीब हो गया है। मतलब कि ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट था इंडिया और जापान को बना था, लेकिन उसने क्या कर दिया कि इसको कैंसिल कर दिया। तो ये अपने आप में जो चाइना की प्रेजेंस है वहाँ पे क्या हो सकती है, श्रीलंका में इंक्रीज हो सकती है, और इंडिया को जापान को मिल के इसका कोई निष्कर्ष मतलब निकालना चाहिए, और भी मतलब कि इसके बेसिक एस्पेक्ट को बैठक के साथ बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल में देख पा रहे हैं वो लिखा हुआ है रेगुलेटरी कोड फॉर OTT कंटेंट सून, यानी कि जल्द ही OTT जो प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप, OTT का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो वो होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में, यानी इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि इसको रेगुलेट करने का प्रोसेस चल रहा है और जल्द ही इस पर रेगुलेटरी कोड इस पर जारी किया जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 21 MPs आस्क गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। तो इस पर एक्शन लेने के लिए लगभग 21 MPs भी कह रहे हैं और पूछ रहे हैं। तो 21 MPs कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स हैव बीन sought to answer from the government about concern over the top platforms such as Netflix and Amazon Prime, asking whether the center was aware that such platforms were full of content with sex, violence, abuse,
वल्गैरिटी एंड डिसरिस्पेक्ट एंड रिलीजियस सेंटिमेंट। तो ये अपने आप में देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम होगा, जिसमें आप लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, और इस पर काफ़ी कुछ ये विवादों में घिरा हुआ लगातार चल रहा है। और इसी संदर्भ में जो है कहा जा रहा है कि मतलब इस लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो प्लेटफार्म है भरा हुआ है, इसमें जो कंटेंट है वो भरे हुए हैं किससे, सेक्स से, वायलेंस से, एब्यूज से, वल्गैरिटी से और डिसरेस्पेक्ट से। और साथ ही साथ जो रिलीजियस सेंटीमेंट है उनको भी क्या किया जा रहा है, आहत पहुंचाया जा रहा है। तो ये बातें कही जा रही है मतलब सिस्टम के द्वारा, मतलब कि जो भी है लेखक के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म को जल्द ही मतलब रेगुलेट करना जरूरी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वो रिसेंटली सेड हिज मिनिस्ट्री वुड सून कम अप द विथ रेगुलेटरी कोड ऑन द कंटेंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि जल्द ही इन जो OTT प्लेटफॉर्म है उनके लिए एक रेगुलेटरी कोड जल्द ही लाया जाएगा, जारी किया जाएगा। और ये मतलब कि काफ़ी अपने आप में ज़रूरी भी है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसमें आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है कि एरो कंपोनेंट सेक्टर टू डबल टू 60,000 करोड़ बाई 2024। यानी कि जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है गवर्नमेंट वर्किंग ऑन ब्रिंग डाउन द डिफेंस इंपोर्ट्स। तो जल्द ही भारत की अगर बात करें तो द एरो कंपोनेंट सेक्टर जो है इन द कंट्री इज सेट टू डबल फ्रॉम 30,000 करोड़ टू डेज टू 60,000 करोड़ बाई 2024 अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के द्वारा ये कहा गया कि जल्द ही जो एरो कंपोनेंट्स हैं उन उस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट इसके पहले चल रहा था वो 30,000 करोड़ तक चल रहा था, 30,000 करोड़ तक चल रहा था। अब उसको क्या कर रहा है, किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है, वो 30,000 से 60,000 करोड़ तक बढ़ा के कर दिया जा रहा है, जो कि अपने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है भारत की सुरक्षा प्रणाली के लिए। इस न्यूज़ में आप छोटा सा जानकारी जानते रहिए कि जो NIA है प्रू ब्लास्ट नियर इजराइल एम्बेसी, जो कि इजराइल एम्बेसी पे जो ब्लास्ट हुए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन अब कौन कर रहा है, NIA कर रही है। कौन कर रही है, NIA कर रही है। और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर S जयशंकर, उसने जिस ब्लास्ट के बाद वहाँ के जो मतलब कि गवर्नमेंट है उसके लिए ट्वीट किया था कि वो इसको पूरी तरह क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। और इस बात पे इजराइल ने भरोसा भी जताया था कि हाँ इंडिया ऐसा हमारे लिए करेगी भी। और इससे इन दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। ये न्यूज़ अगर इस न्यूज़ की अगर बात करें फ्रेंड, तो 100 प्रोटेस्ट इन म्यांमार एमिड अरेस्ट टू क्यू सीयू की AID, यानी कि हर दिन म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ है उस पर हर दिन आर्टिकल्स फ्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो उसी संदर्भित आज भी आर्टिकल हैं, कुछ नई बातें तो नहीं है लेकिन फिर भी जो बातें हैं उसको हम लोग रीड कर लेंगे। तो लगभग लिखा है कि मोर देन 130 ऑफिशियल एंड लॉ मेकर्स हैव बीन डिटेन्ड। तो लगभग 130 से अधिक ऑफिशियल जो लॉ मेकर्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, डिटेन्ड कर दिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया। किसके द्वारा, आप लोग जान पा रहे होंगे। तो लगातार वहाँ पे इससे वहाँ क्या हुआ, मिलिट्री कूप के द्वारा वहाँ की गवर्नमेंट को पूरी तरह क्या कर दिया गया, अंडर कवर कर दिया गया है, डिटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ जो वहाँ की मतलब आंग सांग सू हैं, एक लीडर हैं, और जो वहाँ की पार्टी है NLD, एक प्रकार की जो वहाँ की पार्टी है, अर्थात जो वहाँ की NLD पार्टी है यानी कि नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, इस पार्टी के जो नेता हैं आंग सांग सू, इनको भी डिटेंड किया गया है। और इससे जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो उस भी लगातार लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। अर्थात म्यांमार का जो कंडीशन है थोड़ा सा इसमें कंसर्नेबल है, चिंतनीय हो रहा है, और वहाँ की स्थिति काफ़ी क्रिटिकल हो रही है। अगली न्यूज़ की बात करें तो लिखा है इंडोनेशिया बैन्स हिजाब इन स्कूल्स। तो इंडोनेशिया एक अपने आप में मुस्लिम बाहुल्य देश है, और यहाँ पे जो है लिखा है कि इंडोनेशिया हैज़ बैंड स्कूल फ्रॉम फोर्सिंग गर्ल्स टू वियर इस्लामिक हिजाब हेड स्कार्फ्स आफ्टर द केस ऑफ क्रिश्चियन पीपल प्रेशर टू कवर अप स्पार्क आउटरीच द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। तो वहाँ पे हम अगर बात करें तो वहाँ के जो स्कूल हैं या फिर और जो भी सिस्टम है, वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स जो लड़कियाँ हैं यानी नॉन मुस्लिम जो गर्ल्स हैं, उनको ज़बरदस्ती मतलब फोर्स किया जा रहा था या जाता था कि वो क्या करें, नॉन मुस्लिम गर्ल्स हैव बीन फोर्स फॉर ईयर्स टू वियर हिजाब इन पार्टी ऑफ द कंट्री। तो ये द हिंदू में प्रकाशित न्यूज़ है, इसमें लिखा गया है कि उन लड़कियों को क्या किया जाता था कि फोर्स किया जाता था कि वो हिजाब पहने, स्कूल में क्या पहने, हिजाब। मुस्लिम तो पहने ही, साथ साथ में जो नॉन मुस्लिम है वो भी हिजाब पहने। तो इस चीज़ को क्या कर दिया गया है, इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है उसकी तरह इसको बैन कर दिया गया, कहा कि ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, इसको मतलब बैन किया जाता है। तो ये किसने मतलब कि वहाँ के उनके नाम भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, नदीम मकरीम ये उनका नाम है, वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट का ये जो बेहतरीन पहल है जिसके अंतर्गत जो नॉन मुस्लिम जो गर्ल्स हैं उनको फोर्स नहीं किया जा सकेगा कि वो हिजाब पहने।
तो फ्रेंड्स ये रहे आज के सभी आर्टिकल जिसमें हमने इंपॉर्टेंट न्यूज, न्यू क्वेश्चन, यूपीएससी स्प्रिंट, टर्मिनल, डिक्लाइन, ओटीटी, एरो कंपोनेंट, हिजाब, एनएलडी और फाइनली देखने वाले हैं हम लोग द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन। यानी हमने इतना टॉपिक कंप्लीट किया है। बात करें यदि आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो आप सभी लोग राइट ऑल अबाउट ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, अपने में किस लिए न्यूज में बना हुआ है और उसके सभी एस्पेक्ट को 100 वर्ड्स में आप सभी लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।